हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं सभी? तो जल्दी से आ जाएं, फिर आज की क्लास को हम स्टार्ट कर रहे होंगे। आज की क्लास के अंदर हम लॉरेंट सीरीज को पढ़ेंगे पहले, और फिर उसके बाद सिंगुलैरिटीज को डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है ना। आज की क्लास भी हमारी काफी इंपॉर्टेंट रहेगी, जिसके अंदर हम काफी सारी चीजें देख रहे होंगे। ठीक है, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं टाइम को वेस्ट किए बिना। अंतिम, नीरू, पूनम, शिवा, नितिन, गुड इवनिंग। तो लास्ट में मैंने लोरेंट सीरीज एक छोटी सी लिख के भी दिखाई थी तुम्हें। लोरेंट सीरीज को ही अब सीधा हम शुरू कर रहे हैं। तो आज हमें सबसे पहले क्या ही देखनी है, लोरेंट सीरीज ही देखनी है सबसे पहले। तो शुरू करें। साथ साथ रिवाइज कर रहे हो ना? साथ साथ चीजों को रिवाइज करते रहना, ताकि सब टच में रहे। आज हम लोरेंट सीरीज को देखेंगे सबसे पहले। तो लोरेंट सीरीज क्या होती है? वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, क्या दिक्कत आ रही है वॉइस में? अगर एको आ रहा है तो अंतिम वापस से रिज्वाइन कर लो एक बार, है ना। कह रहा है कि इफ एफ जेड इज नॉट एनालिटिक एट जेड इज इक्वल टू जेड नॉट। कहता है कि अगर एट जेड इज इक्वल टू जेड नॉट पे हमारा जो फंक्शन है वो एनालिटिक नहीं है, नॉट एनालिटिक कह रहा है, तो वो कह रहा है कि देन क्योंकि मैंने यही तो बताया था कि लोरेंट सीरीज बनाई तब जाती है जब अपना फंक्शन एनालिटिक नहीं होता। उस केस में जो अपना एफ जेड होता है ना, उसकी एक सीरीज लिखी जाती है। उसके लिए अपनी क्या लिखी जाती है? एक सीरीज लिखी जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं? समेशन ऑफ एन इज इक्वल टू जीरो से इंफिनिटी ए एन जेड माइनस जेड नोट की पावर एन, प्लस में समेशन ऑफ एन फ्रॉम वन से इंफिनिटी बी एन जेड माइनस जेड नोट की पावर माइनस एन। सर टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रहा रिवीजन का, आपको एडवाइस दे दो। अभी तो प्रैक्टिस करो, सबसे बढ़िया है। जब भी तुम्हें रिवीजन करना हो कोई टॉपिक, तो उसकी शीट कर लिया करो। अपने आप चीजें काफी सारी रिवाइज हो जाएंगी। लास्ट में फिर एक बार जब एग्जाम थोड़ा सा क्लोज है, एक दो महीने बचे, जब थ्योरी पे जाना, अभी तो क्वेश्चंस के टच में रहा करो, ज्यादा बेटर रहेगा। प्रैक्टिस भी होती रहेगी और चीजों के टच में भी रहोगे। अब ध्यान से देखो इस सीरीज को। लोरेंट सीरीज जो हमने लिखी वो ध्यान से देखो एक बार। इस लोरेंट सीरीज के अंदर हमने दो इनफाइनाइट सीरीज जोड़ दी। एक इनफाइनाइट सीरीज ये है, और एक इनफाइनाइट सीरीज ये। अंतिम इस बारे में बाद में बात करेंगे, अभी एग्जाम में टाइम है। ठीक है, जून जुलाई तक। अब ये जो है, इस सीरीज और इस सीरीज के अंदर खास बात क्या है? जो लोरेंट सीरीज है वो दो पार्ट्स में बन रही है। जो पहले वाली सीरीज है उसकी जो पावर्स है ना, देखो उसकी पावर्स है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये चलती जाएंगी। और ये वाली जो सीरीज है, इसकी जो पावर्स है वो नेगेटिव है। यानी कि अगर मैं थोड़ा सा खोल के बताऊं इस सीरीज को, तो ये सीरीज कैसी दिखेगी? देखो, अच्छा, एक चीज और नाम, एक चीज का और ध्यान रखेंगे। इसके अंदर जो अपना ये वाला पार्ट होता है, इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल पार्ट। ये ही हमारे मतलब का पार्ट है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? ये अपना प्रिंसिपल पार्ट है, जो नेगेटिव पावर्स वाला है। यानी कि एक पार्ट तो इसके अंदर ऐसा लिख रखा है, देखो, ए नोट जेड माइनस जेड नोट की पावर जीरो, फिर लिख रखा है ए वन जेड माइनस जेड नोट की पावर वन, फिर लिख रखा है ए टू जेड माइनस जेड नोट की पावर टू, और ये ऐसे चलती जा रही है प्लस में। फिर दूसरे वाले को ध्यान से देखो, दूसरे वाले में क्या लिखा हुआ है? दूसरे वाले में अगर हम देखें, जो प्रिंसिपल पार्ट है उसमें बी वन है, और जेड माइनस जेड नोट की पावर जो वन है वो नीचे है, क्योंकि ऊपर लिखेंगे तो माइनस वन बनेगी। प्लस में फिर लिखा हुआ है बी टू जेड माइनस जेड नोट का स्क्वायर है। और ये इनफाइनाइट सीरीज ऐसे चलती जा रही है। तो जो लोरेंट सीरीज होती है वो हमेशा दो पार्ट्स में ऐसी दिखती है। ये वाला जो पार्ट है, ये जो दूसरे वाला पार्ट है, इसको मैं प्रिंसिपल पार्ट कहता हूं।
इसको हम क्या कहते हैं? प्रिंसिपल पार्ट कहते हैं। प्रिंसिपल पार्ट है तो कुछ ना कुछ जरूरी चीज होगी। अब यहां से वो ये कहता है कि बाई चांस अगर तुमसे ए एन और बी एन ये कॉन्स्टेंट सीधे कैलकुलेट करा ले, ए नोट, ए वन, ए टू, ए थ्री फंक्शन दे दे और सीधा ए वन, ए टू, ए एन, बी वन, बी टू, बी एन सीधे कैलकुलेट करा ले, तो उनका भी सीधा फॉर्मूला होता है। वो कहता है अगर लॉरेंट सीरीज के अंदर मेरे को सीधा ए वन, ए टू, ए एन ये सब निकालना है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन ऑफ एफ जेड ओवर जेड माइनस जेड नोट की पावर n+1 dz। ये तो होता है अपना ए एन निकालने का फार्मूला। एन रखते जाओ और अपना ही बनता चला जाएगा। फिर और अगर बी एन निकालना है तुम्हें, बी एन का फॉर्मूला कितना होता है? 1/2 पाई आयटा इंटीग्रेशन ऑफ एफ जेड अपॉन में जेड माइनस जेड नोट की पावर माइनस का n+1 dz। ये होता है। ठीक है, यानी कि अगर मैं इसका एक एग्जांपल बताऊं तुम्हें तो कैसे निकलेगा? वैसे तो ए आईज निकालने तो कोई जरूरी नहीं होती, यहाँ पे जो बी वन है ना, बी वन वो इंपॉर्टेंट होता है। बी वन बी वन जो है ना वो अपना काफी इंपॉर्टेंट होता है। बी वन की आगे कहानी देखेंगे कि बी वन इंपॉर्टेंट क्यों होता है। तो बी वन निकालना जरूरी है। जैसे कि मान लो मैंने एक एग्जाम्पल से करते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल मेरे को दिख रहा हो, हाँ, जैसे कि कह रहा है कि फॉर एक एग्जाम्पल मुझे दिया हुआ है। क्या कह रहा है? आज अपने आईपैड में बैटरी कम है भाई, खत्म हो सकती है, आज मैं चार्ज करना भूल गया। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो एफ जेड मुझे दिया हुआ है z³ प्लस में z प्लस का 1 अपॉन में z+1 का होल क्यूब। कह रहा है कि इसका जो एक्सपेंशन लिखा गया वो लिखा गया समेशन ऑफ ए एन z+1 की पावर n, ये लिख दिया। ये अपना फंक्शन दिया हुआ है। वेरी गुड विपिन, लगे रहो, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं ना कहीं बात बनेगी। अब वो तुमसे कह रहा है कि इवेल्युएट बी वन, तुमसे इवेल्युएट क्या करा रहा है? बी वन इवेल्युएट करा रहा है, बी वन। तो अगर मैं बी वन इवेल्युएट करूं, जो इंपॉर्टेंट है वही कर लेते हैं। तो बी वन का अगर मैं फॉर्मूला लिखूं तो बी वन का फॉर्मूला क्या होना चाहिए? 2 पाई आयटा इंटीग्रेशन ऑफ एफ जेड अपॉन में जेड माइनस का जेड नोट। अब जेड माइनस जेड नोट जो सिंगुलैरिटी है, साथ साथ नहीं होता चार्ज क्योंकि केबल कनेक्टेड है नीरू। कोई बात नहीं, अपना बन जाएगा जहां तक मुझे लगता है काम। जेड माइनस जेड नोट जो है, अब जेड नोट, इसके लिए जेड नोट का काम कौन कर रहा है? -1, क्योंकि इसकी सिंगुलैरिटी कहां पे है? देखो -1 पे है। तो मैं नीचे लिख रहा हूं z+1 की पावर -1+1 dz, क्योंकि n की जगह पे मेरे को क्या रखना है? b1 निकालना है। तो n की जगह 1 रखूंगा, यहाँ पे -n है तो माइनस का 1+1 बन जाएगा। यानी कि b1 का फॉर्मूला मेरा बन रहा है 2 पाई आयटा इंटीग्रेशन ऑफ एफ जेड डी जेड, और एफ जेड उसने तुम्हें दिया हुआ है 1/2 पाई आयटा। एफ जेड जो है वो रखो यहाँ पे z³ प्लस का z+1 और अपॉन में z+1 का होल क्यूब dz, ये दिया हुआ है। अब ये तुम निकाल सकते हो, इसकी सिंगुलैरिटी -1 पे है। तो अपना जो यहाँ पे इसके लिए अब जो ये फंक्शन काम कर रहा है, ये वाला फंक्शन काम कर रहा है। अब ये मत सोचो कि ये वाला एफ जेड और ये वाला एफ जेड सेम है। इसको मैं 1 मिनट के लिए एच जेड कह रहा हूँ। एफ जेड को अपने कोशी इंटीग्रल वाले एफ जेड से कंफ्यूज मत कर ले। तो अपना जो यहाँ पे एच जेड बन रहा है वो बन रहा है z³ प्लस जेड और प्लस का 1। इसका कितनी बार इंटीग्रेशन करना पड़ेगा? इसका 2 बार इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। एक बार करेंगे तो 3z² और प्लस का 1 हो जाएगा। दूसरी बार जब मैं इंटीग्रेशन करूंगा, h डबल डैश जेड करूंगा, तो हो जाएगा अपना 6z। ठीक है, तो जब इसका फॉर्मूला लिखेंगे तो वो क्या बनेगा? 2 पाई आयटा, सॉरी सॉरी सॉरी, 1/2 पाई आयटा, तो ये है। कोशी इंटीग्रल फॉर्मूला क्या कहता है कि 2 पाई आयटा h का डबल डेरिवेटिव करेंगे किस पे? -1 पे, और इसको 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कराएंगे। यही बनेगा अपना फॉर्मूला, बताओ। तो 2 पाई आयटा से 2 पाई आयटा कट जाएगा। h के डबल डेरिवेटिव में अगर मैं -1 रखूंगा तो ये हो जाएगा -6 अपॉन में 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल 2 होता है, -3 हो जाएगा। इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से वो B1 भी पूछ सकता है, B2 भी पूछ सकता है, B3 भी, बट B1 ही सबसे इंपॉर्टेंट है। हालांकि ना भी पूछे इस तरीके से वो B1 कुछ भी हो सकता है। समझ में आ गई मेरी बात? अब हम हमारी बात को आगे बढ़ाते हैं सिंगुलैरिटी पे। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कितने भी वेरी लगा लो, सारों में सबसे इंपॉर्टेंट। अब हम डिस्कस करेंगे सिंगुलैरिटीज। अभी लॉरेंट सीरीज का काम खत्म नहीं हुआ है,
अभी अपना काम आगे आएगा, ठीक है। अब अपनी आती है सिंगुलैरिटी। हाँ, सिंगुलैरिटी में तुम्हें भर भर के पीवाई क्यों मिलेंगे। सिंगुलैरिटी के तुम्हें भर भर के पीवाई क्यों मिलेंगे। अब्दुल रहमान, गुड इवनिंग। हम्म। सिंगुलैरिटी सीधी सी बात क्या होती है, मैं पहले ही बता चुका हूं। वेयर एफ जेड इज नॉट एनालिटिक। ऐसा पॉइंट जहां पे मेरा फंक्शन एनालिटिक ना हो, जहां पे उसको दिक्कत हो रही हो। जहां पे उसको क्या हो रही हो भाई, दिक्कत हो रही हो, उसको हम क्या कहते हैं, एक सिंगुलैरिटी कहते हैं। एक ऐसा पॉइंट जहां पे अपना फंक्शन क्या ना हो, एनालिटिक ना हो। या मैं अगर ठीक से डेफिनेशन लिख दूं, ए पॉइंट, इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, ए पॉइंट जेड नॉट वेयर एफ जेड इज नॉट एनालिटिक। एक ऐसा पॉइंट जेड नॉट जहां पे मेरा फंक्शन एनालिटिक ना हो, उसको हम क्या कहते हैं, सिंगुलैरिटी कहते हैं। जैसे कि एकदम रद्दी सा एग्जांपल अगर मैं तुम्हें कहूं कि एफ जेड इज इक्वल टू, मान लो 1/z-1 कह दिया, तो इसकी जो सिंगुलैरिटी है वो क्या है, तुम्हें साफ साफ दिख रही है। इसकी सिंगुलैरिटी अपनी z इज इक्वल टू 1। अब सिंगुलैरिटी कितने तरीके की होती है, टाइप्स। अगर सिंगुलैरिटी के मैं टाइप्स पूछूं तो सिंगुलैरिटी कितने तरीके की होती है। पहली सिंगुलैरिटी होती है रिमूवेबल सिंगुलैरिटी। पहली सिंगुलैरिटी क्या होती है, रिमूवेबल सिंगुलैरिटी। दूसरी सिंगुलैरिटी को हम कहते हैं पोल। और तीसरी सिंगुलैरिटी को हम कहते हैं असेंशियल सिंगुलैरिटी। ये तीन तरीके की सिंगुलैरिटी होती है। अभी समझेंगे कि ये सिंगुलैरिटी कैसे कैसे होती है, क्या क्या इनके अंदर कहानी होती है। इन्हीं के पैरेलल में अपनी दो सिंगुलैरिटी और चलती है, जिसको एक को तो हम कहते हैं आइसोलेटेड, वो इनसे अलग है, ठीक है। एक को तो मैं कहता हूं आइसोलेटेड, और एक को मैं कहता हूं नॉन आइसोलेटेड। एक को हम क्या कहते हैं, आइसोलेटेड, और एक को हम क्या कहते हैं, नॉन आइसोलेटेड। इनको भी अभी समझ लेते हैं। ये इनसे अलग है, मतलब रिमूवेबल सिंगुलैरिटी आइसोलेटेड भी हो सकती है, नॉन आइसोलेटेड भी हो सकती है। समझ रहे हो मेरी बात को। जैसे कि इस चीज को ऐसे समझो कि एक गाड़ी है, उसके तीन टाइप्स की हो सकती है, वो या तो पेट्रोल की होगी, या डीजल की होगी, या सीएनजी की होगी। ये तो तीन टाइप हो गए। अब उसके अंदर ऑटोमेटिक या मैनुअल चल रहा है। ये अपना क्या हो गया, ये अपना ऑटोमेटिक हो गया, और ये अपना मैनुअल हो गया। तो अब तुम यही कहोगे ना कि भाई पेट्रोल की गाड़ी है ऑटोमेटिक के साथ, या फिर पेट्रोल की गाड़ी है मैनुअल के साथ, है ना। डीजल की गाड़ी है ऑटोमेटिक, डीजल की गाड़ी है मैनुअल। उस तरीके से ही ये सिंगुलैरिटी हो गई। मेन अपनी तीन टाइप की सिंगुलैरिटी होती है, रिमूवेबल, पोलर, एसेंशियल। अब ये तीनों ही सिंगुलैरिटी या तो आइसोलेटेड होंगी या नॉन आइसोलेटेड होंगी। आइसोलेटेड नॉन आइसोलेटेड क्या होता है, घबराने की जरूरत नहीं है, आसान सी बात है, ठीक है। अगर तुम इस लेक्चर को ध्यान से देखोगे तो ये सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है यहाँ पे, कौन सी क्या होती है क्या नहीं होती, थोड़ी सी दिक्कत लगती है, बट घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक ठीक है, सबसे पहले मैं आइसोलेटेड नॉन आइसोलेटेड की बात कर लेता हूँ, ताकि अपने को बात समझ में आ जाए। अगर मैं आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी बोलूं तो आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी का क्या मतलब है, देखो। आइसोलेटेड का मतलब क्या होता है, आइसोलेटेड का मतलब क्या होता है, आइसोलेटेड का मतलब होता है जो आइसोलेटेड हो। आइसोलेटेड क्या होता है, जो एकांत हो, जो जिसको अलग थलग कर दिया गया हो, जिसके आसपास कुछ ना हो, जिसके आसपास कुछ नहीं होता, उसको आइसोलेटेड कहते हैं कि भाई इसको आइसोलेशन, ये आइसोलेशन में है, यानी कि ये अकेला है, ठीक है। तो हम उसको क्या, आइसोलेटेड को मैं क्या बताऊंगा, कि हमारे को एक ऐसा नेबरहुड मिल जाए, z इज इक्वल टू जेड नॉट इज said to be isolated। इसको हम आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी कहेंगे if there exist a neighborhood of z नॉट। एक ऐसा एक ऐसा नेबरहुड तुम ढूंढ दो z नॉट का, जिसके अंदर there exist a neighborhood of z नॉट where there is no other singularity। अगर तुमने एक ऐसा नेबरहुड ढूंढ दिया जेड नोट के अबाउट, चाहे वो कितना भी छोटा हो कितना भी बड़ा हो, जहां पे उस जेड नोट के अलावा देर इज नो अदर सिंगुलैरिटी, अगर वहां पे कोई और सिंगुलैरिटी नहीं है, चाहे से मान लो यहाँ पे वन सिंगुलैरिटी थी, वन सिंगुलैरिटी थी,
अब जैसे मान लो ये फंक्शन है, फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें कहूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने तुम्हें कह दिया कि एफ जेड इज इक्वल टू 1/z-1 इंटू में z-2, ये मैंने कह दिया। अब अगर मैं तुमसे पूछूं कि इसकी सिंगुलैरिटी तुम्हें साफ साफ दिख रही है कि इसकी सिंगुलैरिटी दो कौन कौन सी है, एक सिंगुलैरिटी तो 1 है और एक सिंगुलैरिटी 2 है। अब अगर मैं तुमसे पूछूं कि ये सिंगुलैरिटी आइसोलेटेड है कि नॉन आइसोलेटेड है, आइसोलेटेड है या नॉन आइसोलेटेड है, वो डिसाइड कैसे होगा? क्या तुम वन का कोई ऐसा नेबरहुड बना सकते हो जिस नेबरहुड के अंदर कोई और सिंगुलैरिटी ना आए? बिल्कुल बनाया जा सकता है। तुम इसका कोई भी नेबरहुड बना लो, यहाँ पे ये नेबरहुड बना लिया, और बड़ा नेबरहुड बना लो, और बड़ा नेबरहुड बना लो, तो वन का एक ऐसा नेबरहुड बनाया जा सकता है जिसके अंदर कोई और सिंगुलैरिटी नहीं आएगी। सिमिलरली टू का भी एक ऐसा नेबरहुड बनाया जा सकता है जिसके अंदर कोई दूसरी सिंगुलैरिटी मुझे नहीं देखने को मिलेगी। क्या मैं यहाँ से ये कह सकता हूँ कि z इज इक्वल टू 1 एंड 2 जो है वो आइसोलेटेड सिंगुलैरिटीज है? ये दोनों के दोनों क्या है, मेरी आइसोलेटेड सिंगुलैरिटीज है। बोलो हाँ या ना, है कि नहीं? तो आइसोलेटेड सिंगुलैरिटीज ऐसी होती हैं जिनके आसपास एक ऐसा नेबरहुड बनाया जा सके जिसके अंदर कोई दूसरी सिंगुलैरिटी ना मिले। सिमिलरली अगर मैं नॉन आइसोलेटेड को बोलूं, तो नॉन आइसोलेटेड के अंदर तुम ऐसा नेबरहुड ना फॉर्म कर सको, कोई ऐसा नेबरहुड तुम बना ही ना सको जिसके अंदर कोई और सिंगुलैरिटी ना मिले। यानी कि अगर मैं इसको दूसरे वर्ड्स में कहना चाहूँ नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी को, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि z इज इक्वल टू z0 इज नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी? ये अपनी क्या हो जाएगी, नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी हो जाएगी, इज नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी इफ एवरी नेबरहुड ऑफ, तो कोई भी नेबरहुड उठा लो, every neighborhood of z naught has at least one other singularity। तुम कोई भी नेबरहुड उठा के देख लो, उसके अंदर मेरे को एक सिंगुलैरिटी तो जरूर दूसरी मिल ही मिल जाएगी, तो हम कहेंगे कि वो अपनी नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी है। जैसे कि ऐसा कब होगा, फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने तुम्हें कह दिया कि एफ जेड, सपोज मैं तुम्हें कह रहा हूं कि साइन 1/z है, साइन 1/z है। अब अगर मैं तुमसे पूछूं कि इसकी सिंगुलैरिटीज कौन कौन सी हैं, इस फंक्शन को दिक्कत कहां होगी, इस फंक्शन को दिक्कत कहां कहां होगी, मैं तुमसे ये पूछना चाह रहा हूं। इस फंक्शन, सॉरी, ऐसे साइन 1/z को नहीं, 1 ओवर साइन 1/z को, इसको पूछ रहा हूँ, इसको दिक्कत कहां कहां होगी? ये फंक्शन है 1 ओवर साइन 1/z, इसको पूछ रहा हूँ, इसको दिक्कत कहां कहां होगी? देखो, इसको दिक्कत वहां वहां होगी जहां पे ये नीचे वाला साइन पूरा का पूरा जीरो बनेगा। ये साइन जहां पे जीरो बन जाएगा, ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। और साइन जीरो कब बनता है? जब ये 1 ओवर जो साइन का एंगल है वो एन पाई बन रहा हो। साइन का एंगल क्या बन रहा हो, एन पाई। यानी कि मैं क्या कहूंगा कि जो 1/z है, जो मेरा 1/z है, अगर वो मेरा एन पाई बन रहा है, 1/z अगर एन पाई बना तो साइन एन पाई जीरो होता है और ये फंक्शन पे डिफाइन नहीं होगा। हाँ है ना? तो अगर मैं यहां से तुमसे पूछूं तो z की वैल्यू कितनी आ गई, 1/n पाई आ गई। n को हम क्या मान के चल रहे हैं, n बिलोंग्स टू इंटीजर्स है भाई तुम्हारा, ठीक है? n बिलोंग्स टू इंटीजर्स है। अब क्योंकि ये n नीचे चला गया, तो इसके अंदर से मैं जीरो को निकाल दे रहा हूं, ठीक है? इसके अंदर से मैं क्या निकाल दे रहा हूं, जीरो को निकाल दे रहा हूं। बोलो, समझ रहे हो? कुछ सिंगुलैरिटीज तो ये आ गई। अब एक सिंगुलैरिटी तुम्हें साफ साफ दिख रही है कि जीरो भी है। जीरो के अंदर ये, जीरो के अंदर, जीरो के ऊपर जो ये अंदर वाला फंक्शन है ये डिफाइन नहीं है, इसकी भी तो समस्या है ना। अभी तो तुमने समस्या देखी इस पूरे की, तो इस पूरे की समस्या इन पॉइंट्स पे है, और इसकी समस्या 1/z की समस्या यहाँ पे नीचे नीचे, अगर z अकेला जीरो बन जाए तो आधी सिंगुलैरिटीज तो तुमने यहां से ये निकाल दी, ठीक है? तो अगर मैं सारा का सारा सिंगुलैरिटीज लिखना चाहूं, तो जो इसकी सिंगुलैरिटीज बनी, एक तो सिंगुलैरिटी बनी मेरी 1/n पाई, n बिलोंग्स टू सारे के सारे इंटीजर जीरो को छोड़ के, एक आधी सिंगुलैरिटीज तो ये बन गई, और एक अलग से इसकी सिंगुलैरिटी है जीरो। ये सारी की सारी फंक्शन की सिंगुलैरिटीज है। तुम ये बात समझे कि नहीं समझे, सबसे पहले ये बताओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। इस फंक्शन की सारी सिंगुलैरिटी समझ में आ गई। आधी सिंगुलैरिटी तो मतलब आधी तो क्या, एक पार्ट पे सिंगुलैरिटी बनी जब ये पूरा नीचे वाला जीरो होगा,
ये बनेगा इन पॉइंट्स पे 1/n पाई पे। और एक जब ये अंदर वाला z जीरो होगा तब भी दिक्कत होगी 1/z को, उसकी सिंगुलैरिटी अलग से मैंने जीरो ले ली, तो ये सिंगुलैरिटीज बनी। बोलो हाँ या ना। अब अगर मैं इन सिंगुलैरिटीज का करेक्टराइजेशन कराऊं तुमसे, अगर मैं तुमसे पूछूं कौन सी सिंगुलैरिटी कैसी है, अगर मैं तुमसे पूछूं कि कौन सी सिंगुलैरिटी कैसी है, कोई नहीं नीरू, माना यहाँ पे तो जीरो है। अब अगर मैं इसकी सिंगुलैरिटीज बनाना चाहूं तो एक सिंगुलैरिटी तो जैसे वन रखा तो क्या बन गई, 1/पाई बन गई। टू रखूंगा तो क्या बनेगा, 1/2 पाई बनेगी, इधर चल रही है। थ्री रखूंगा तो 1/3 पाई बनेगी और इधर चल रही है, ऐसे चलती जा रही है। जीरो तो निकालना पड़ेगा ना, क्योंकि अगर अंतिम यहाँ पे n को मैं जीरो ले लूंगा तो ये वाली चीज डिफाइन नहीं होगी। यहाँ पे देखो जीरो को तो निकालना पड़ेगा, ये दिक्कत कर देगा यहाँ पे, ये वाला देखो, ये n दिक्कत कर देगा। अगर मैं यहाँ पे जीरो को ले ही लेता फिर तो ये अलग से जीरो को लेने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि इसी के अंदर आ जाता जीरो। n को अगर मैं जीरो ले लेता तो फिर यहां से हो सकता है ये बन ही जाता, पर वो तो दिक्कत ही हो गई, इसीलिए जीरो का अलग से लिया है। ये सिंगुलैरिटीज बन गई। अब मैं तुमसे पूछूं कि 1/पाई, कंसेंट्रेशन रखो मेरी बातों पे, इतना इंपॉर्टेंट चीज पढ़ा रहा हूं, इतना दम लगा के, इतनी मेहनत लगा के, ध्यान से सुना करो मेरी बात को, और कुछ बकवास मत मारो बीच में। जो बोल रहा हूं उसको एकदम वर्ड टू वर्ड सुनो, कुछ और बात नहीं। दिमाग पूरा कंसंट्रेटेड यहाँ रहना चाहिए। फिर बाद में जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो कंफ्यूज हो गए, सर ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया, ये क्या हो गया, वो क्या हो गया। सुनो अब मेरी बात को ध्यान से। अब मैं कह रहा हूं कि 1/पाई मेरे को बताओ कि आइसोलेटेड है कि नॉन आइसोलेटेड है, बताओ। ये सारी की सारी सिंगुलैरिटीज थी, इनको मैंने नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट करके दिखा दिया तुम्हें। अब मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि 1/पाई जो है वो आइसोलेटेड है कि नॉन आइसोलेटेड है। 1/पाई मेरा आइसोलेटेड है या नॉन आइसोलेटेड है? क्या मैं 1/पाई के लिए एक ऐसा नेबरहुड फॉर्म कर सकता हूं जिसके अंदर कोई और सिंगुलैरिटी ना है? कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। ये वाला नेबरहुड बन रहा है, देखो एक छोटा सा नेबरहुड बना लो। 1/2 पाई तक मत जाने दो, अगली सिंगुलैरिटी 1/2 पाई है ना, उससे पहले पहले रख लो, आराम से बन सकता है। तुम्हें 1/पाई और 1/2 पाई अलग अलग दिख रहे हैं ना, दो पॉइंट्स, तो अगर अलग अलग दिख रहे हैं तो आइसोलेटेड होगा वहां पे। तो ये आइसोलेटेड बन रही है 1/पाई। सिमिलरली अगर मैं पूछूं कि 1/2 पाई, ये भी आइसोलेटेड बन रही है। 1/3 पाई तक मत जाने दो और 1/पाई तक मत जाने दो, सिमिलरली 1/3 पाई भी आइसोलेटेड है। अगर मैं तुमसे बोलूं कि ये वाली जितनी भी सिंगुलैरिटीज थी 1/n पाई वाली, ये इधर वाली जो ये सारी की सारी सिंगुलैरिटीज थी ये मेरी आइसोलेटेड थी, तो कोई दिक्कत है कि नहीं? अब एक इंटरेस्टिंग बात और भी है, जीरो के बारे में बताओ। जीरो आइसोलेटेड है कि नॉन आइसोलेटेड है? जीरो के बारे में अगर मैं तुमसे पूछूं कि जीरो जो है वो आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी है या नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी है, क्या जीरो के एक ऐसा नेबरहुड तुम फॉर्म कर सकते हो जिसके अंदर कोई भी सिंगुलैरिटी तुम्हें ना मिले? अगर मैं जीरो के आसपास एकदम छोटा सा नेबरहुड भी बना लूंगा, एकदम छोटा सा नेबरहुड भी बना लूंगा, कितना भी छोटा बना लो, मैं इस n को इतना बड़ा कर लूंगा, ये जो 1/n पाई है, इसमें मैं n को इतना बड़ा बना दूंगा भाई, कि ये इतना छोटा हो जाएगा, इतना छोटा बन जाएगा, ये जीरो के इस छोटे से नेबरहुड में फंस जाएगा जाके। तुम जीरो का कितना भी छोटे से छोटा नेबरहुड बना लो, उसके अंदर मैं एक सिंगुलैरिटी को पहुंचा दूंगा n को इतना बड़ा करके। तो जीरो के अराउंड तुम कभी भी ऐसा नेबरहुड फॉर्म नहीं कर सकते जिसके अंदर तुम्हें कोई भी सिंगुलैरिटी ना मिले। देयर हैज टू बी ए सिंगुलैरिटी of the type 1/n पाई. Hence, zero has to be non-isolated singularity. एक ही फंक्शन के अंदर दो टाइप्स की आइसोलेटेड और नॉन आइसोलेटेड टाइप की सिंगुलैरिटी एग्जिस्ट कर सकती है। ये बात तुम्हें समझ में आनी बहुत जरूरी है। अगर ये आएगी तभी हम आगे सीधे सीधे मार पाएंगे। हर बार इतना ड्रामा थोड़ी ना करना पड़ेगा। पहले तो तुम्हें ये देखना पड़ेगा कि रिमूवेबल है, पोल है, एसेंशियल है, ये सारा डिसाइड करोगे। फिर तुम ये देखोगे कि आइसोलेटेड है कि नॉन आइसोलेटेड है। तो इतना टाइम नहीं है कि तुम बैठ के ऐसे सोल्व करोगे। आइसोलेटेड नॉन आइसोलेटेड तो बिना पेन टच किए करना है हमें। अब ये मैंने इसलिए करके दिखा दिया ताकि तुम थोड़ा सा विजुलाइज कर पाओ कि कैसे आइसोलेटेड बन रही है और कैसे नॉन आइसोलेटेड बन रही है। अगर तुम दो सिंगुलैरिटीज को सेपरेटली देख सकते हो तो आइसोलेटेड है।
अगर सेपरेटली नहीं देख सकते, एक सिंगुलैरिटी दूसरे के अंदर घुसी जा रही है, तो फिर वो नॉन आइसोलेटेड है। समझ रहे हो मेरी बात को? तो ये तो हमें ओरली वर्बली ही देखने का ट्राई करना है। रिमूवेबल पोल और एसेंशियल को थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा, लिख के जरूर से जरूर। पहली बात तो ये है, यहां तक ये बात क्लियर होती है। अब बात ये आती है कि सर हम ये कैसे डिसाइड करेंगे कि अपनी जो सिंगुलैरिटी है वो पोल है, या अपनी जो सिंगुलैरिटी है वो क्या है, रिमूवेबल है, या फिर वो मेरी असेंशियल है। ठीक है, तो देखो इसको डिसाइड करने के अपने दो तरीके हैं। रिमूवेबल पोल और एसेंशियल को डिसाइड करने के दो मेथड हैं। एक मेथड तो है अपना लिमिट्स का, आइडेंटिफाइंग द टाइप्स ऑफ सिंगुलैरिटीज। टाइप्स ऑफ सिंगुलैरिटी को आइडेंटिफाई करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका तो तुम्हारा क्या है, लिमिट्स का है। लिमिट्स का यूज करके तुम डिसाइड कर सकते हो कि तुम्हारी सिंगुलैरिटी कैसी है। दूसरा तुम्हारा क्या है, एक्सपेंशन है, लोरेंट सीरीज एक्सपेंशन। लोरेंट सीरीज आ गई घूम फिर से। दूसरा तरीका है लोरेंट सीरीज एक्सपेंशन का। अगर तुम्हारी लिमिट फाइंड आउट करनी आसान है, अगर तुम्हारी लिमिट फाइंड आउट करनी इजी है, तो लिमिट से कर दो। अगर तुम्हारी लिमिट कैलकुलेट करनी आसान नहीं है, तो फिर तुम्हें लोरेंट सीरीज का ही यूज करके करना है। ठीक है, कैसे? अब इन दोनों से पता कैसे लगेगा? देखो पहले मैं बता देता हूं, फिर हम सारे के सारे बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, और फिर देखेंगे कि कब कौन सा लग रहा है। लिमिट्स में वो क्या कहता है कि मान लो तुम एट जेड इज इक्वल टू जेड नोट को चेक कर रहे हो, जेड इज इक्वल टू जेड नोट को तुम क्या कर रहे हो, चेक कर रहे हो। ठीक है, वो कहता है कि तुम क्या निकालो भाई, लिमिट जेड अप्रोचेस टू जेड नोट एफ जेड निकाल लो। लिमिट जेड अप्रोचेस टू जेड नोट तुम निकाल लो, सीधी लिमिट कैलकुलेट कर लो। अगर तुम्हारी तीन तरीके हो सकते हैं, जब तुम सोल्व करोगे तो तीन लिमिट्स निकल के आ सकते हैं, तीन पॉसिबिलिटी है। अगर ये तुम्हारी लिमिट एक फाइनाइट नंबर आ जाए, फाइनाइटली एग्जिस्ट कर जाए, समझ रहे हो, फाइनाइटली एग्जिस्ट कर जाए, तो ये मेरी जो सिंगुलैरिटी बनेगी, ये मेरी रिमूवेबल सिंगुलैरिटी बनेगी। फाइनाइटली एग्जिस्ट कर गई, तो ये सिंगुलैरिटी अपनी क्या बन गई, रिमूवेबल सिंगुलैरिटी बन गई। अगर ये लिमिट तुम्हारी इनफाइनाइट लिमिट बन जाए, अगर ये इनफाइनाइटली एग्जिस्ट करे, यानी कि प्लस इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी आ रही है, तो ये हमेशा हमारा पोल बनेगा। दैट विल बी अवर पोल। और अगर ये लिमिट एग्जिस्ट ही ना करे, ये लिमिट क्या ना करे, एग्जिस्ट ही ना करे, डज नॉट एग्जिस्ट में आ जाए, लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, तो वो सिचुएशन हमेशा कौन सी बनेगी, असेंशियल की बनेगी। पहली बात तो ये समझ आनी चाहिए तुम्हें। ठीक है, तो जैसे कि मैं लिमिट्स के कुछ क्वेश्चन करता हूं, देखो। या एक बार मैं लॉरेंट सीरीज का भी तरीका बता देता हूँ, फिर साथ साथ क्वेश्चंस कर लेंगे। लॉरेंट सीरीज का भी मैं एक बार तुम्हें क्या बता देता हूँ, तरीका बता देता हूँ, फिर एक साथ ही कर लेंगे जी, किसी में कुछ लगा देंगे, किसी में कुछ लगा देंगे, ताकि मिक्स तरीके से हो जाए। लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन में वो कहता है कि एट जेड इज इक्वल टू जेड नॉट, तुम्हें क्या लिखना है, अपने को प्रिंसिपल पार्ट लिखना है। मैं यहां पे लिख देता हूँ, नीचे थोड़ी जगह यहाँ पे कम है, यहां पे मैं दूसरा लिख रहा हूं। लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन से तुम्हें कैसे देखना है, लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन से तुम्हें क्या देखना है, टेक द प्रिंसिपल पार्ट ओनली। हमें प्रिंसिपल पार्ट को देखना है। प्रिंसिपल पार्ट कैसा दिखेगा, मैंने तुम्हें बताया था, प्रिंसिपल प्रिंसिपल पार्ट ऐसा दिखेगा। यही तो चलेगा प्रिंसिपल पार्ट में, बी वन अपॉन में जेड माइनस जेड नोट, बी वन माइनस बी टू अपॉन में जेड माइनस जेड नोट का स्क्वायर, बी थ्री अपॉन में जेड माइनस जेड नोट का क्यूब, यही बनेगा।
यही बनेगा प्रिंसिपल पार्ट ऐसा ही। और वो कहता है अगर इफ प्रिंसिपल पार्ट, अगर मेरा प्रिंसिपल पार्ट जो है लॉरेंट सीरीज का हैज, पहला, उसके अंदर कोई भी टर्म नहीं है, नो टर्म, मान लो उसके अंदर टर्म ही नहीं बनी, कोई टर्म ही नहीं है, प्रिंसिपल पार्ट के अंदर कह रहे हैं, लॉरेंट सीरीज में नहीं, प्रिंसिपल पार्ट में, लॉरेंट सीरीज के अंदर जो प्रिंसिपल पार्ट है उसकी बात कर रहे हैं। तो अगर एक भी टर्म नहीं बन रही है तो हम क्या कहेंगे कि जो सिंगुलैरिटी है वो मेरी क्या है, रिमूवेबल है। जो मेरी सिंगुलैरिटी है वो क्या है, रिमूवेबल। अगर एक भी टर्म नहीं है तो सिंगुलैरिटी क्या है, रिमूवेबल है। अगर फाइनाइट टर्म्स आ गई, 2, 3, 5, 100, 2 करोड़, 20 करोड़, 2 अरब, 200 करोड़, 1000 करोड़, 1 लाख करोड़, फाइनाइट टर्म्स अगर आ गई तो हम क्या कहेंगे कि मेरे पास कौन फॉर्म होगा। और अगर मेरे पास इनफाइनाइट टर्म्स बनी, खत्म ही नहीं हो रही है, अगर मेरे पास इनफाइनाइट टर्म्स बन रही हैं तो मैं क्या कहूंगा भाई, मेरा क्या बनेगा, मेरी एसेंशियल सिंगुलैरिटी बनेगी। सर ओनली जनरल, हाँ, रिमूवेबल के अंदर सिर्फ जो अपना जनरल पार्ट है वो ही एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, प्रिंसिपल पार्ट नहीं करेगा। अब देखो मैं क्वेश्चंस कराता हूं फिर हम देखते हैं। जैसे कि मान लो एग्जांपल्स करते हैं कुछ, जैसे कि पहला पहला एग्जांपल, जैसे कि मान लो मैंने कह दिया एफ जेड इज इक्वल टू 10 जेड है, जेड इज इक्वल टू π/2। क्या तुम इसका एक्सपेंशन बता सकते हो 10 जेड का? 10 जेड का एक्सपेंशन बताना थोड़ा सा दिक्कत वाला काम है ना? लिमिट तो बता ही सकते हैं। अगर मैं यहां से इसकी लिमिट देखूं, लिमिट z अप्रोचेस टू π/2 10 जेड, तो ये इनफाइनाइटली एग्जिस्ट करती है, ये इंफिनिटी की तरफ भागेगी, ये किसकी तरफ भागेगी, ये इंफिनिटी की तरफ भागेगी कि नहीं भागेगी बताओ? तो ये अपना पोल बन गया, ठीक है। दूसरा, अगर मैं तुमसे कहूं कि एफ जेड इज इक्वल टू जेड अपॉन में साइन जेड, जेड इज इक्वल टू 0, एक्सपेंशन लिखने का सरदर्द नहीं करना। अगर मैं यहां से लिमिट निकालूं, लिमिट z अप्रोचेस टू 0, z अपॉन में साइन z, ये कितनी आएगी, ये 1 होती है, तुम्हें पता है। फाइनाइटली एग्जिस्ट कर गई, फाइनाइटली एग्जिस्ट कर गई तो ये सिंगुलैरिटी कैसी है, रिमूवेबल है। तीसरा, मान लो मैंने कह दिया कि एफ जेड इज इक्वल टू 1 - का कोस जेड अपॉन में जेड क्यूब, जेड अप्रोचेस, जेड इज इक्वल टू 0, इस पे देखना है। तो मैं इस पे क्या निकालूंगा, लिमिट निकालूंगा, लिमिट z अप्रोचेस टू 0, 1 - का कोस जेड अपॉन में जेड क्यूब है। अब तुम्हें पता है कि 1 - जेड क्यूब जो होगा, 1 - कोस जेड जो होता है, ये होता है 2 sin² z/2। इसको एडजस्ट करने के लिए 2 z चाहिए, तो 1 - कोस जेड के नीचे जो जेड स्क्वेयर है वो तो इसको एडजस्ट करा लेगा, और एक 1/z अलग से पड़ा रहेगा। ये वाली चीज तो फाइनाइटली एग्जिस्ट कर जाएगी, बट इसकी वजह से ये इंफिनिटी की तरफ भागेगा 1/z की वजह से, तो ये भी मेरा क्या बन जाएगा, पोल बन जाएगा। बोलो हाँ या ना? नहीं समझे? फोर्थ, जैसे कि एफ जेड इज इक्वल टू 1 + z माइनस ई रेज टू द पावर z अपॉन में जेड स्क्वेयर है, z अप्रोचेस टू 0 है। अगर मैं यहाँ पे लिमिट लगाऊं, लिमिट z अप्रोचेस टू 0, 1 + z माइनस ई रेज टू द पावर z ओवर में जेड स्क्वेयर, अगर मैं 0 अप्लाई करूंगा तो ये क्या बनेगा, देखो 1 + 0 माइनस में ई रेज टू द पावर 0 और अपॉन में 0, तो ये 1 - 1 आ रहा है, 0/0 फॉर्म बन रही है। अभी कुछ नहीं आया, डज नॉट एग्जिस्ट मत बोलना, 0/0 फॉर्म आई है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो 0/0 फॉर्म में मैं लोपिटल रूल यूज कर सकता हूँ, 0/0 फॉर्म के अंदर मैं लोपिटल रूल यूज कर सकता हूँ, 1 का डेरिवेटिव 0,
जेड का वन ई रेस टू द पावर माइनस जेड और अपॉन में टू जेड, ये हो जाएगा। ये देखो स्टैंडर्ड लिमिट बन रही है। अगर ऊपर से मैं माइनस कॉमन निकाल लूं, टू भी कॉमन निकाल लो, तो लिमिट जेड अप्रोचेस टू जीरो, ये बन रही है ई रेस टू द पावर जेड माइनस वन अपॉन में जेड। ये लिमिट वन होगी, ये लिमिट वन होगी, माइनस वन बाई टू आ रही है, फाइनाइटली एग्जिस्ट कर रही है। तो ये मेरी क्या हो गई, ये मेरी रिमूवेबल होगी। इसको क्या कहा जा सकता है, ये मेरी रिमूवेबल होगी। अच्छा, पांचवा, ये तुम बताओगे एफ जेड इज इक्वल टू log जेड एट जेड इज इक्वल टू मान लो माइनस वन, ये क्या होगी। है ना, ये अपनी क्या हो जाएगी, एसेंशियल हो जाएगी। अब देखो यहां फंसोगे तुम, बता दिया यहां फंसोगे पक्का। सोच समझ के जवाब देना। ई रेस टू द पावर माइनस वन बाई जेड, जेड एट इज इक्वल टू जीरो पे, जीरो के ऊपर इसकी सिंगुलैरिटी है। बोलो। देखा, पूनम ने कहा रिमूवेबल। कह रहा है पोल, पोल। तुम्हें हमेशा ध्यान रखना है, हमेशा केयरफुल रहना है, केयरफुल व्हेन composition of function is present, composition of function is present। जब अपने फंक्शन की कॉम्पोजिशन प्रेजेंट होगी, तब तुम्हें हमेशा इस लिमिट वाले तरीके को थोड़ा सा अवॉइड करना है। देखो, तुम्हें पता है ई रेस टू द पावर जेड का एक्सपेंशन क्या होता है, वन प्लस जेड प्लस का जेड स्क्वायर बाई टू फैक्टोरियल प्लस में जेड क्यूब बाई थ्री फैक्टोरियल, ये होगा। अब यहाँ पे जेड की जगह कौन है, माइनस वन बाई जेड है। जेड की जगह कौन है, माइनस वन बाई जेड है। अगर मैं इसका एक्सपेंशन खोलूंगा यहाँ से, तो क्या बनेगा, वन प्लस में माइनस वन बाई जेड अपॉन में वन, प्लस में वन माइनस वन बाई जेड का स्क्वायर बाई टू फैक्टोरियल, प्लस में माइनस वन बाई जेड का क्यूब अपॉन में थ्री फैक्टोरियल, और ये ऐसे चलता जाएगा। यानी कि वन माइनस का वन बाई जेड प्लस में वन बाई टू फैक्टोरियल जेड स्क्वायर माइनस का वन बाई जेड क्यूब इंटू में थ्री फैक्टोरियल, ये चलेगा। ये लोरेंट सीरीज का प्रिंसिपल पार्ट ही है, ये लोरेंट सीरीज का प्रिंसिपल पार्ट ही है ना। और इसके अंदर कितनी टर्म्स है, क्या इसके अंदर इनफाइनाइट टर्म्स नहीं है, क्या इसके अंदर तुम्हारी इनफाइनाइट टर्म्स नहीं है क्या, क्योंकि इसके अंदर इनफाइनाइट टर्म्स है, तो ये अपनी क्या बनेगी, ये अपनी असेंशियल सिंगुलैरिटी बनेगी। ये अपनी क्या बनेगी, इसके अंदर एसेंशियल सिंगुलैरिटी बनेगी। जब भी कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन प्रेजेंट होगा, 99.9% केसेस में अपनी क्या बनेगी, एसेंशियल सिंगुलैरिटी बनेगी। ठीक है। सातवां, सातवां, मान लो मैंने कह दिया z साइन वन ओवर जेड, जेड साइन वन ओवर जेड, जेड इज इक्वल टू जीरो पे। अब देखो यहाँ पे भी साइन के अंदर वन बाई जेड है ना, ये भी एक तरीके से कॉम्पोजिशन हो रखी है। साइन के अंदर वन ओवर जेड है, वहां पे एक्सपोनेंशियल के अंदर वन ओवर जेड था। नहीं, ये लिमिट से नहीं हो पाएगा नीरू, लिमिट से नहीं होगा, ये लिमिट से नहीं होगा।
क्योंकि ये प्रिंसिपल, ये अपना जो है, अगर लिमिट से करोगे तो ये लोरेंट सीरीज को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। लोरेंट सीरीज को कॉन्ट्राडिक्ट हम नहीं कर सकते। मेन चीज अपनी लोरेंट सीरीज ही है। लोरेंट सीरीज से ही जन्म हुआ है इनका, सिंगुलैरिटीज का। एक्चुअल डेफिनेशन जो है वो यही है। जो ये लिमिट्स वाली डेफिनेशन है वो तो इसी से बनी हुई है। तो ये उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। हमें प्रायोरिटी इसी को देनी है हमेशा। प्रायोरिटी हमें इसी को देनी है हमेशा। कॉम्पोजिशन वाला लोरेंट सीरीज से ही करना है। अब जैसे यहाँ पे करोगे तो क्या बनेगा, जेड साइन 1/z का एक्सपेंशन क्या होगा, 1/z अपॉन में 1 फैक्टोरियल, माइनस का 1/z का क्यूब अपॉन में 3 फैक्टोरियल, प्लस में 1/z की पावर 5/5 फैक्टोरियल। ऐसे चलता जाएगा। इसके अंदर भी देखो इनफाइनाइट टर्म्स बन रही है। इनफाइनाइट टर्म्स बन रही है तो ये भी अपनी क्या बनेगी, असेंशियल सिंगुलैरिटी ही बनेगी। ये भी अपनी क्या बनेगी, असेंशियल सिंगुलैरिटी ही फॉर्म होगी। ठीक है। तो जब भी कॉम्पोजिशन देखो तो चाहे असेंशियल आंख बंद करके मार दे। तो इस तरीके से तुम्हें सिंगुलैरिटीज का पता करना है। अब हम थोड़ी सी बात करते हैं किसकी, सिंगुलैरिटीज के आइसोलेटेड या नॉन आइसोलेटेड होने की। यहाँ पे तो सिंगुलैरिटी खुद दे के पूछी है। समझ रहे हो ये सवाल क्या था, जैसे ये था, इसकी सिंगुलैरिटी z = 0 दे दी और पूछी बताओ ये क्या होगी। यहाँ पे z = 0 दे के पूछी क्या होगी, यहाँ पे -1 पूछी क्या होगी। तब हम सिंगुलैरिटीज खुद निकालेंगे और बताएंगे उसकी सिंगुलैरिटी कैसी है। ठीक है। तो जैसे कि और आगे बढ़ते हैं, 8वां सवाल। जैसे कि मान लो मैंने तुमसे कह दिया कि f(z) = tan z। ये जनरल ले लिया, वहां पे मैंने π/2 लिखा था, मैंने जनरल ले लिया। अगर मैं इसकी सिंगुलैरिटी इन जनरल देखूं तो इसकी सिंगुलैरिटी ओड मल्टीपल्स ऑफ π/2 पे मिलेगी। इसकी सिंगुलैरिटी क्या मिलेगी, ओड मल्टीपल्स ऑफ π/2 पे मिलेगी। ये इसकी सिंगुलैरिटी। अब तुम्हें पता ही है कि सारी की सारी पोल थी। तुम्हें पता है ना ये सारी की सारी पोल है। पोल के साथ में मेरे को ये बताओ कि ये आइसोलेटेड है या नॉन आइसोलेटेड है, कैसी सिंगुलैरिटी है ये, बताओ। ये सिंगुलैरिटी आइसोलेटेड है या नॉन आइसोलेटेड है। अब जैसे जैसे एन को रखोगे तो ये सेपरेटली तो है सारी की सारी, ये सारी की सारी सेपरेट है, तो ये सारे के सारे पोल हैं और ये आइसोलेटेड है। ये सारे के सारे पोल्स हैं, कैसे पोल्स हैं, ये आइसोलेटेड है सारे के सारे। ठीक है, तो ये आइसोलेटेड हो गई इसकी। नाइन्थ मान लो f(z) मैंने तुमसे कह दिया कि साइन 1/e⁻z-1। मान लो ये फंक्शन है, ये फंक्शन है। अगर मैं इसकी सिंगुलैरिटी पूछूं तो कैसी होगी, अगर मैं तुमसे पूछूं इसकी जो सिंगुलैरिटी है वो कैसी है, इसकी सिंगुलैरिटी कॉम्पोजिशन वाली है ना। तो कॉम्पोजिशन वाली है तो हम ये कह देंगे कि भाई इसकी सिंगुलैरिटी कैसी है, असेंशियल है। ये तो पक्की बात है कि इसकी सिंगुलैरिटी असेंशियल है। ठीक है, और असेंशियल है तो आइसोलेटेड है कि नॉन आइसोलेटेड है। अब एक बार इसकी सिंगुलैरिटीज निकाल लो। इसकी सिंगुलैरिटी सिर्फ वहां वहां पे दिक्कत करेगी जहां पे ये वाली चीज जीरो होगी, है ना। क्योंकि साइन 0 अगर हो गया तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। साइन अगर 0 हो गया तो उससे कोई फर्क तो पड़ता नहीं, है ना। तो e⁻z-1 जहां पे 0 होगा बस वहां वहां दिक्कत होगी, यानी कि e⁻1 = 0, यानी कि e⁻z की वैल्यू 1 होगी। यानी कि z अपना क्या होगा, 2n π/i। अरे भूल गई क्या नीरू, z की z e⁻z 1 कहा था, 2n π/i पे था, 0 पे नहीं था, 2n π/i पे था। याद करो, 2n π/i पे था। ये है इसकी सिंगुलैरिटीज सारी की सारी। और ये सारी की सारी जो सिंगुलैरिटीज है, ये सारी की सारी सिंगुलैरिटीज आइसोलेटेड है। याद हो तो मैंने जब एक्सपोनेंशियल फंक्शन बताया था तो स्पेशली बताया था, ये इसका पीरियड भी बताया था ना, 2π/i। 2π/i इस फंक्शन का पीरियड भी बताया था मैंने तुम्हें, ध्यान करो। समझे, क्या नहीं समझ आया इसमें। अब्दुल रहमान इसलिए नहीं आया होगा क्योंकि ये वाला फंक्शन तुमने पढ़ा नहीं। मैंने पीछे वाली वीडियोस में ये फंक्शन कराया था, एक बार इसको देख लेना। शुरू की वीडियो में, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की जो एकदम स्टार्टिंग की वीडियोस में मैंने फंक्शन पढ़ाया था, तुम लेट ज्वाइन हुए थे इसलिए शायद तुम्हें नहीं पता होगा। 10वां।
एफ जेड इज इक्वल टू कोट ऑफ 1/z, कोट 1/z। इसकी सिंगुलैरिटीज अगर देखें, अब ये कोट है, कोट क्या होता है अपना, cos 1/z, 5% बैटरी रह गई है, अपॉन में साइन 1/z। देखो 5% 45 मिनट चल गई, तो अब अपनी 15-20 मिनट तो और चली जाएगी। ये है अपना। अब इसको दो जगह दिक्कत है। एक इसकी दिक्कत है कि जब z की वैल्यू 0 होगी, एक तो है z इज इक्वल टू 0, और एक दिक्कत है जब साइन 1/z 0, ये दो समस्याएं हैं। एक क्या दिक्कत है कि साइन 1/z 0 है, ये दो समस्याएं हैं। तो यानी कि यहां से 1/z की वैल्यू वही n पाई आएगी, और z की वैल्यू 1/n पाई बनेगी, है ना, वही सिंगुलैरिटीज बनी। अच्छा, अगर सिंगुलैरिटी का मैं नेचर पूछूं, रिमूवेबल है, पोल है कि एसेंशियल है, जल्दी से बता दो बिना पेन टच किए, बिना पेन टच किए जल्दी से बता दो कौन सी है। बिल्कुल एसेंशियल है। कौन सी है? एसेंशियल है, सोचने की जरूरत नहीं है, असेंशियल है। अब इसकी दो टाइप की हैं, एक तो z इज इक्वल टू 0 और एक 1/n पाई है। अब तुम्हें कोई संकोच नहीं होगा कि 1/n पाई जो है वो तो मेरी आइसोलेटेड है सारी की सारी, और जो मेरी जीरो है वो मेरी क्या है, नॉन आइसोलेटेड है। इसमें कोई समस्या नहीं होगी। बिल्कुल, वेरी गुड, अब तो खुद से ही जवाब आ गया तुम्हारा, बहुत बढ़िया। तो इस तरीके से रिमूवेबल पोल और सिंगल, रिमूवेबल पोल और क्या है अपना एसेंशियल का पता करना है, और साथ साथ ये कि आइसोलेटेड है कि नॉन आइसोलेटेड। बोलो, समझ में आई कि नहीं आई ये बात? अब एक चीज और रह गई, एक चीज और रह गई। अब एक चीज यहां से अपने को ये समझ में आती है कि अगर रिमूवेबल या फिर पोल की बात कर रहे हैं, रिमूवेबल या फिर हम अगर पोल की बात कर रहे हैं, तो हम बाई लिमिट्स देख सकते हैं। ये मैं जस्ट प्रीफरेंस दे रहा हूं तुम्हें। और अगर एसेंशियल सिंगुलैरिटी तुम्हें देखनी है तो वो हमेशा बाई एक्सपेंशन देखने की कोशिश करना है। ठीक है, ये अपने को एक हिंट की तरीके से ये काम आ सकती है ये चीज। अब एक चीज अपने को और दिक्कत करेगी, क्या? ऑर्डर ऑफ पोल। पोल का ऑर्डर भी होता है भाई, ये भी पूछ लेता है कि पोल एक ऑर्डर का है, पोल दो ऑर्डर का है, पोल तीन ऑर्डर का है, पोल चार ऑर्डर का है। तो ये अपने को कैसे पता लगेगा कि पोल कितने ऑर्डर का है? ये कैसे पता लगेगा कि अपनी पोल जो है वो कितने ऑर्डर का है? तो देखो वो क्या कहता है, पहले मैं डेफिनेशन लिख देता हूं फिर समझने की कोशिश करते हैं। वो कहता है कि एफ जेड एट जेड इज इक्वल टू 0 हैज पोल ऑफ ऑर्डर m इफ एंड ओनली इफ, अगर m तो अपना, सॉरी, उसका जो कोफिशिएंट है बी एम, वो तो नॉन जीरो रहे, और उसके आगे के जितने भी हैं, उसके आगे के जितने भी बी एन हैं, बी एन इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। जैसे उदाहरण के तौर पे समझते हैं, थोड़ा सा तुम्हें लग रहा होगा, जैसे कि एक एग्जांपल समझो, जैसे कि एफ जेड इज इक्वल टू 1 - का कोस जेड अपॉन में जेड की पावर 4, ये जेड इज इक्वल टू 0 के ऊपर ये तुमसे पूछ रहा है कि ये पोल कितने ऑर्डर का है। उसने बता दिया कि ये पोल है, पर ये कितने ऑर्डर का है ये पूछा है। अब देखो मैं इसका क्या लिखा हूं, मैं इसका 1/z की पावर 4, ये तो ऐसे ही बाहर लिख लिया, 1 लिख लिया, और माइनस में कोस जेड का मैं एक्सपेंशन लिख रहा हूँ, 1 माइनस का जेड स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, प्लस में जेड की पावर 4/4 फैक्टोरियल, माइनस में जेड की पावर 6/6 फैक्टोरियल। तो हो जाएगा 1/z की पावर 4, अंदर जाएगा, ये कैंसिल कर जाएगा, जेड स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, माइनस में जेड की पावर 4/4 फैक्टोरियल, प्लस में जेड की पावर 6/6 फैक्टोरियल। ये हो जाएगा, ठीक है। अब जब मैं इसको और अंदर लेके जाऊंगा तो ये क्या दिखेगा, 1/z स्क्वायर बाई 2, जेड स्क्वायर इंटू 2 फैक्टोरियल,
माइनस का 1/4 फैक्टोरियल प्लस में z² बाई 6 फैक्टोरियल, फिर आगे क्या आएगा z⁴/8 फैक्टोरियल, ये चलेगा। अब अगर इसका प्रिंसिपल पार्ट तुम देखो तो क्या इसका प्रिंसिपल पार्ट बस इतना इतना नहीं है, ये एक ही तो टर्म है बस प्रिंसिपल पार्ट की। प्रिंसिपल पार्ट की सिर्फ ये इकलौती टर्म है, प्रिंसिपल पार्ट की ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक इकलौती टर्म है। और ये वाला जो कोफिशिएंट है ये किसका है, इसके अंदर जो b2 है वो तो बन रहा है मेरा 1/2 फैक्टोरियल, ये b2 बन रहा है। तो मैं ये कहूं कि b2 तो इसके अंदर नॉन जीरो है, और आगे b3 b4 b5 ये सारे के सारे जीरो बन रहे हैं। तो यही कह रहा था कि अगर m वाला नॉन जीरो और उसके आगे के सारे जीरो है, तो मैंने यहां पे क्या देखा, दूसरा तो क्या है, नॉन जीरो है और उसके आगे के सारे जीरो है। पोल का ऑर्डर कितना आया, ऑर्डर ऑफ पोल 2 हो गया, ऑर्डर ऑफ पोल कितना बोला जाएगा, 2 बोला जाएगा। नहीं समझे, ऑर्डर ऑफ पोल कितना बोला जाएगा, 2। अच्छा, इसको एक तरीका और भी है लिमिट से समझने का, इसको लिमिट से समझने का एक मेथड और भी है क्या, अगर 2 ऑर्डर का पोल है ना, अगर पोल 2 ऑर्डर का है और 2 ऑर्डर का पोल है, लिमिट z अप्रोचेस टू जीरो, जीरो के ऊपर था, मैं अगर z माइनस जितने ऑर्डर का पोल है अगर उतनी ही पावर से गुना कराऊंगा ना, तो ये लिमिट मेरी एग्जिस्ट करनी चाहिए, ये लिमिट मेरी क्या करनी चाहिए, एग्जिस्ट करनी चाहिए। तो यहां से हम ये भी देख सकते थे ना, तुम्हें पता है मैंने बताया था कि 1 - cos z के नीचे जब z² होगा तब ये एग्जिस्ट करेगी लिमिट। तो इस नीचे वाले z⁴ को किससे गुना कराना चाहिए था मेरे को कि ये z² बन जाता, ये z² से गुना कराता तो 2 पावर से 2 कट जाती। तो मैं वहां से डायरेक्टली भी देख सकता था कि पोल इसका 2 बनेगा, यहाँ पे देखा जा रहा है इसलिए मैंने देख लिया, कई क्वेश्चनों में तुम नहीं देख पाओगे, वहां पे इस तरीके का मेथड है, और भी मेथड बताऊंगा अभी। तो इस तरीके से मैं ये भी कह सकता था कि इसका जो पोल है वो कितना है, 2 ऑर्डर का है। तो नहीं, B2 तो सर आपने नेम किया है तो पहला ही, पहला नहीं है, B2 क्या था, B2 Z माइनस में Z0 की पावर -2 का कोफिशिएंट था अब्दुल रहमान। B2 या B1 पहला दूसरे से मतलब नहीं है, जितनी पावर है उसका कोफिशिएंट उतना ही B होगा। अगर 7 पावर है तो उसका कोफिशिएंट B7 होगा, 10 पावर है तो उसका कोफिशिएंट B10 होगा। यहाँ पे अपना z² की 1/z² की टर्म थी, तो ये अपना क्या है, B2 ही बनेगा। B2 कितना आ रहा है अपना, 1/2 फैक्टोरियल आ रहा है। तो रिपीट करने के लिए जो कह रहे हैं उनको मैं बताऊं ये बात कि शिवा, मैंने ये कहा था कि पोल कितने ऑर्डर का होगा, वो कहता है कि पोल m ऑर्डर का होगा। कब, m ऑर्डर का पोल तब बोला जाएगा अगर bm तो आ जाए अपना नॉन जीरो और उसके आगे के सारे जीरो, यानी कि मैं कह रहा हूं कि पोल 3 ऑर्डर का आएगा कब, जब B3 तो आए मेरा नॉन जीरो और उसके आगे के सारे जीरो आ जाए, तो हम कहेंगे कि पोल का ऑर्डर कितना है, 3 है। यहाँ पे जब मैंने इसका एक्सपेंशन खोला तो मैंने देखा कि z² का जो कोफिशिएंट है ना, 1/z² का, 1/z² का जो कोफिशिएंट है वो अपना कितना आ रहा है, 1/2 फैक्टोरियल आ रहा है, 1/2 फैक्टोरियल आ रहा है। तो मैंने देखा कि B2 तो मेरा नॉन जीरो आ रहा है, और फिर B3 B4 B5 वो सब तो है ही नहीं इसके अंदर। B3 क्या आता, 1/z³ का कोएफिशिएंट, B4 क्या आता, 1/z⁴ का, B5 क्या आता, 1/z⁵ का कोएफिशिएंट, वो सब तो है ही नहीं, वो सब तो जीरो है। इसलिए जो इसके पोल का ऑर्डर है वो क्या है, 2 है। अच्छा दूसरा, अब ये किसका कोफिशिएंट है, ये अपना A0 है, ये अपना किसका है, 1/6 फैक्टोरियल, ये A2 का है क्योंकि z² की पावर है। ये किसका कोफिशिएंट है, ये मेरा A4 है। अब इसके अंदर A1 A3 जीरो है, वो आ ही नहीं रहे। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही मेरी बात, और इससे ज्यादा क्या एक्सप्लेन करूंगा। दूसरा लिमिट से देखने का तरीका ये है, मैं ये समझा रहा था तुम्हें कि भाई पोल कितने ऑर्डर का आएगा, पोल कितने ऑर्डर का आएगा, पोल मान लो यहाँ पे मैं कहता 1 - z cos z की पावर, नीचे z की पावर 6 है। तो तुम्हें पता है कि लिमिट फाइनाइटली कब एग्जिस्ट करेगी, मिनिमम पावर पे, मिनिमम पावर पे ये लिमिट फाइनाइटली कब एग्जिस्ट करेगी, जब मैं इसको z की पावर 4 से मल्टीप्लाई करा दूं, जब मैं इसको z की पावर 4 से मल्टीप्लाई करा दूंगा तब ये लिमिट मिनिमम पे एग्जिस्ट कर जाएगी।
नीचे जेड स्क्वायर बन जाएगा और ये लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी। तो इस केस में जो इसका पोल, इसका ऑर्डर जो है, इसका पोल 4 ऑर्डर का हो जाता। इसका पोल कितने ऑर्डर का हो जाता? 4 ऑर्डर का हो जाता। क्लियर हुई यहां तक की बात या नहीं हुई? क्या हो कि तुम सीरीज ही ना यूज कर पाओ, क्या हो कि तुम सीरीज ही ना यूज कर पाए, फिर क्या होगा? अगर क्वेश्चन इतना कॉम्प्लिकेटेड दे दिया कि तुम सीरीज ही ना यूज कर पाए, फिर कैसे करोगे? व्हेन सीरीज एंड लिमिट दोनों ही कॉम्प्लिकेटेड बन जाए, व्हेन सीरीज एंड लिमिट बिकम्स कॉम्प्लिकेटेड। अगर ये दोनों ही कॉम्प्लिकेटेड बन गए तो हम क्या करेंगे सर? ऑर्डर में थोड़ा कंफ्यूजन, बाकी क्लियर है। क्या कंफ्यूजन है यार? अंतिम इतना तो डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया, कोई भी अभी भी कोई डाउट है तो पूछ लो, अभी और एक्सप्लेन कर दूंगा मैं। फिर आगे बढ़ने का क्या फायदा? अब देखो, जैसे कि हमने देखा था, हमने देखा था एफ जेड इज इक्वल टू 10 जेड है। हमने इसका भी पोल देखा था, ये पोल बना था ना पाई/2 पे। अब अगर मैं पूछूं कि इसका पोल का ऑर्डर कितना आएगा, अब मैं तुमसे पूछूं कि इस पोल का ऑर्डर, इस ये जो पोल तो बन ही रहा है, इस पोल का ऑर्डर कितना है? ठीक है अंतिम, मैं तुमसे पूछूं कि इस पोल का ऑर्डर है कितना। अब एक तरीका तो लिमिट वाला क्या है कि हम लिमिट निकाल निकाल के देखें। पहले z अप्रोचेस टू पाई/2 पे एक पावर से गुना कराएं, z माइनस पाई/2 से गुना कराऊं 10z को, ये लिमिट देखूं क्या ये एग्जिस्ट कर रही है। फिर मैं z माइनस पाई/2 के स्क्वायर से 10z को गुना कराऊं, फिर देखूं ये एग्जिस्ट कर रही है। तो जहां पे मिनिमम पे एग्जिस्ट कर जाएगी, 1 पे करी तो 1 पे, 2 पे करी तो 2 पे, 3 पे करी तो 3 पे, वो पोल बनेगा। तो ये कॉम्प्लिकेटेड तरीका हो गया। जैसे यहाँ पे तो हमने सीधा देख लिया था कि भाई z-0 के स्क्वायर से कर दो तो एग्जिस्ट कर रही है। यहाँ पे देखना थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा, और ये तो फिर भी बहुत आसान सवाल है, अभी आगे हम देखेंगे थोड़ा और मुश्किल बनेगा। तो इस केस में हमें कैसे पता करना है? तो देखो कैसे पता करेंगे, समझते हैं। देखो, तो हम क्या करेंगे, tan z को लिख लेंगे sin z बटे में cos z। tan z को हम क्या लिख लेंगे? sin z बटे में cos z। अब ध्यान से समझना इस बात को, ठीक है? tan z अपॉन में sin z जो है, ये लिख लिया। अब यहाँ पे अपन ने एक फंक्शन तो लिख लिया sin z और एक लिख लिया cos z, ठीक है? sin z जो है वो न्यूमरेटर वाला फंक्शन है, और cos z जो है वो डिनोमिनेटर वाला फंक्शन है। sin z जो है वो न्यूमरेटर वाला फंक्शन है, और cos z जो है वो डिनोमिनेटर वाला फंक्शन है। किस पॉइंट पे बात कर रहे हैं? पाई/2 के ऊपर बात कर रहे हैं। तो मुझे ये बताओ कि sin z का डेरिवेटिव देखो, sin z या उसका डेरिवेटिव कब पहली बार नॉन जीरो बनेगा, ये देखना है तुम्हें। sin z का जो डेरिवेटिव है वो पहली बार कब नॉन जीरो बनेगा? क्या पहली स्टेप पे नॉन जीरो है? पहले तो ये देख लो, क्या पहले ही स्टेप पे नॉन जीरो है? ये देख लो। साइन जेड के अंदर अगर मैं पाई/2 रखूं, एट जेड इज इक्वल टू पाई/2 अगर मैं देखूं, तो साइन जेड तो खुद ही नॉन जीरो है। साइन पाई/2 बनेगा ना, साइन पाई/2 अपना कितना बन गया? 1 बन गया, तो ये खुद ही नॉन जीरो है। तो हम कहेंगे कि यहाँ पे इसका ऑर्डर जो है ना, इसके जीरो का जो ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ जीरो जो है इसका, वो जीरो ही है। जीरोथ लेवल पे ही, जीरो लेवल पे ही ये नॉन जीरो बन रहा है। तुम्हें नॉन जीरो वैल्यू चाहिए, तुम्हें क्या चाहिए? नॉन जीरो वैल्यू चाहिए। तो ये शुरू में ही नॉन जीरो थी, तो इसका जीरो का ऑर्डर मैंने जीरो मान लिया। कोस जेड को अगर मैं देखूं तो पाई/2 पे क्या है? जीरो बन रहा है, अपने को नॉन जीरो चाहिए। कोस जेड की अगर मैं बात करूं तो पाई/2 के ऊपर क्या बन रहा है? जीरो बन रहा है। अब इसको नॉन जीरो बनाना है, कब तक? डेरिवेटिव कर करके। तो इसका एक बार डेरिवेटिव करो, कोस जेड का एक बार डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस का साइन जेड आएगा। उसके अंदर पाई/2 रख के देखो, जब इसके अंदर मैं पाई/2 रखूंगा, माइनस का साइन पाई/2, ये नॉन जीरो मिल गया मेरे को, -1।
तो एक बार डेरिवेटिव करने के बाद नॉन जीरो आया, तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ जीरो कितना है, जीरो कितने ऑर्डर की है यहाँ पे, जीरो मेरी एक ऑर्डर की है यहाँ पे, जीरो मेरी यहाँ पे कितने ऑर्डर की है, एक ऑर्डर की है। बस यहीं तक रुक जाना है। इसकी जीरो जीरो ऑर्डर की थी, इसकी जीरो एक ऑर्डर की थी, तो पोल का ऑर्डर क्या आ गया, ऑर्डर ऑफ पोल, ऑर्डर ऑफ पोल कितना हो जाएगा, जो डिनोमिनेटर की जीरो थी उसमें से न्यूमरेटर की जीरो घटा दो, उसमें से न्यूमरेटर की जीरो घटा दो, डिनोमिनेटर, पहले डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर की जीरो एक की थी और न्यूमरेटर की जीरो जीरो ऑर्डर की थी, तो कितना ऑर्डर आ गया पोल का, एक ऑर्डर आ गया। ऐसे नहीं समझे, एक सवाल और कराता हूं फिर कल करेंगे इसको शुरू से, क्योंकि तुम्हारे दिमाग का लोड बढ़ गया होगा जहां तक मुझे लग रहा है। जैसे कि एफ जेड इज इक्वल टू, मान लो मैंने कह दिया जेड अपॉन में वन माइनस का कोस जेड, ठीक है, मैं कह रहा हूँ एट जेड इज इक्वल टू जीरो, तुम्हें ये बताना है कितने ऑर्डर का पोल है, तुम्हें बताना है ये कितने ऑर्डर का पोल है। पहले मैं डिनोमिनेटर को देख लेता हूँ, ठीक है, पहले डिनोमिनेटर को देख लेते हैं, वन माइनस कोस जेड, तो जीरो अगर मैं इसको रखूंगा तो वन माइनस कोस जीरो तो वन होता है, वन माइनस वन जीरो है, तो इसका एक बार डेरिवेटिव करूंगा, जब इसका एक बार डेरिवेटिव करूंगा वन माइनस कोस जेड का, तो क्या बनेगा, प्लस का साइन जेड, क्या बनेगा, प्लस का साइन जेड बनेगा। साइन जेड में जीरो रखूंगा, ये अभी भी जीरो बन रहा है, एक बार और कर दो, साइन जेड का करेंगे तो कितना हो जाएगा, कोस जेड। अब जब मैं इसके अंदर जीरो रखूंगा तो कोस जीरो जो है वो मेरा वन आया, नॉन जीरो बन गया, तो यहां से कितना ऑर्डर बना, दो, दो बार डिफरेंशिएशन करा तुमने, एक और दो, दो बार डेरिवेटिव किया है, तो इसका ऑर्डर बन रहा है टू। और अगर मैं यहां से न्यूमरेटर की बात करूं, तो न्यूमरेटर है मेरा जेड, जेड के अंदर अगर जीरो रखूंगा तो जीरो बनेगा, जेड के अंदर जीरो रखूंगा तो जीरो बनेगा, इसका एक बार डेरिवेटिव करूंगा तो ये वन आ जाएगा, नॉन जीरो आ गया। इसका जो ऑर्डर आया वो वन आया, एक बार डिफरेंशिएशन करना पड़ा, तो टू में से वन घटा देंगे तो इसके पोल का ऑर्डर कितना आ गया, ऑर्डर ऑफ पोल आ गया वन, ऑर्डर ऑफ पोल कितना आ गया, वन आ गया, ठीक है, इस तरीके से करना है। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, ऑर्डर, पोल ऑफ ऑर्डर वन जो होता है, पोल ऑफ ऑर्डर वन जो होता है उसको हम सिंपल पोल कहते हैं। कहीं पे सिंपल पोल लिखा हो तो घबराना नहीं है, सिंपल पोल एक ऑर्डर का होता है, बस इतना फर्क है। तो आज इतना ही कर लो, इसको कल अच्छे से रिवाइज करना, फिर आगे करेंगे, ठीक है, थोड़ा ज्यादा ना हो जाए, अभी अपने पास टाइम की कोई कमी नहीं है, तो एक ही क्लास में सब करने की जरूरत नहीं है। मैंने पिछली बार से थोड़ा ज्यादा डिटेल में कराया है, शायद पिछली बार मैंने इतना डिटेल में नहीं कराया था, तो अब की बार मैं थोड़ा सा ज्यादा करा रहा हूँ। बस अभी टाइम है तो हम इनको सीख लेते हैं अच्छे से, ताकि कोई दिक्कत ना बचे, एक बार इसको अच्छे से कर लेना, कल कल आगे बढ़ाएंगे बात को, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं, बाय, गुड नाइट, टेक केयर, मेरे को उम्मीद है क्लास मजेदार लगी होगी। आज के लिए बस इतना ही, ठीक है।